तो दोस्तों, क्योंकि साँस भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है मिहिर के उसी फ़ोन कॉल से जहाँ वो अपने भाई किरण को कहता है कि तुलसी अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए मान गई है। लेकिन इससे पहले कि वो पेपर्स साइन करवाते, किरण उसे कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर अकेले में मिलने के लिए बुलाता है। वहाँ किरण एक आखिरी बार अपने भाई को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वो तुलसी भाभी के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर मिहिर अपना सब कुछ उनके नाम कर देगा तो वो खुद खाली हाथ रह जाएगा। वो उसको याद दिलाता है कि वक़्त बदलते देर नहीं लगती और आज की दुनिया में हर कोई पहले अपने बारे में ही सोचता है। वो कहता है, तुलसी भाभी भी तो अपने बारे में सोच रही है, तभी तो वो मान गई। आप अपने बारे में क्यों नहीं सोच रहे भैया? लेकिन मिहिर अपने फैसले पर अटल रहता है। वो कहता है कि उसे तुलसी का भविष्य सुरक्षित करना है। वो कहता है, तुलसी ने अपनी पूरी ज़िंदगी मेरे नाम कर दी है, जो रुपयों पैसों से कहीं बढ़कर है। वो कहता है कि जब वो उसकी ज़िंदगी से चला जाएगा, तो वो नहीं चाहता कि तुलसी को किसी भी चीज़ की कमी हो। वो किरण को पेपर्स ढूँढने के लिए भेज देता है, क्योंकि वो अभी के अभी तुलसी का साइन करवाना चाहता था। और जैसे ही इधर किरण वहां से जाता है, मिहिर की नजर पड़ती है नॉयना पर, जो वहीं खड़ी उनकी सारी बातें सुन चुकी होती है। वो मिहिर को ताना मारती है कि उसने अपना सब कुछ तुलसी के नाम कर दिया और उसने ले भी लिया। तो मिहिर कहता है कि वो खुद ही सब कुछ उसके नाम कर रहा है, क्योंकि उसने तुलसी के साथ बहुत गलत किया है। इस पर नॉयना एक ऐसा जहरीला तीर चलाती है जो सीधा मिहिर के दिल पर लगता है। वो कहती है, तो फिर तुम अपनी गलती की कीमत चुका रहे हो। गलत तो तुमने मेरे साथ भी किया है, पर घबराओ नहीं, मुझे अपने नाम पर कुछ नहीं चाहिए। फिर नॉयना मिहिर के मन में तुलसी के खिलाफ जहर भरने की कोशिश करती है। वो कहती है कि इसका मतलब तो यही हुआ कि तुलसी के लिए भी पैसा और बिजनेस अपने पति से ज्यादा जरूरी है। वो कहती है, सोचना कभी इस बारे में मिहिर, जिसको तुम दुनिया में सबसे अच्छा मानते थे, वो भी बाकी दुनिया वालों जैसी ही निकली। लेकिन मिहिर कहता है कि उसे तुलसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, बल्कि नॉयना को सोचने की जरूरत है कि वो अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रही है। वो उसे रमन जैसे घटिया आदमी से दूर रहने की सलाह देता है। और फिर नॉयना एक ऐसा दर्द भरा कबूलनामा करती है जो मिहिर को निःशब्द कर देता है। वो कहती है कि जब मिहिर ही अकेला हो जाना चाहता है, तो वो भी अब और अकेली नहीं रहना चाहती और इसलिए वो अपना सब कुछ रमन के नाम पर कर रही है। और फिर वो एक ऐसी बात कह जाती है जो उनके उस एक रात के रिश्ते की सारी सच्चाई बयां कर देती है। वो बोलती है, देखो ना, एक रात के लिए एक दूसरे के क्या हो गए कि अब खुद के ही नहीं रहे। ये सुनकर मिहिर खामोश हो जाता है और उसकी आंखों के सामने वो रात घूमने लगती है और जाते जाते नॉयना अपने प्यार का एक खामोश लेकिन गहरा इजहार कर जाती है। वो कहती है, तुलसी ने पैसों को चुना, मैं उसकी जगह होती तो तुम्हें चुनती, हर बार, हमेशा। और इसी अधूरे इजहार के साथ वो वहां से चली जाती है, मिहिर को उसके अपराध बोध और एक बड़े सवाल के साथ अकेला छोड़कर। दूसरे सीन में तुलसी इधर आखिरकार उन प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन कर ही देती है। इधर मिहिर की आंखों के सामने एक पल के लिए नौना की वो बात घूमती है, लेकिन वो इस ख्याल को झटक देता है और तुलसी को वो फाइल देकर कहता है, अब सब हो गया। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। इधर मिहिर के जाने के बाद किरण, जो अब तक खामोश खड़ा सब कुछ देख रहा होता है, तुलसी को बधाई देता है। लेकिन उसकी बधाई में एक सवाल छुपा होता है। वो बड़ी ही विनम्रता से पूछता है, भाभी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? वो कहता है, अभी तक तो आप मान नहीं रही थी और एक रुपया भी लेने के लिए तैयार नहीं थी, तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप सब कुछ लेने के लिए मान गई? तो तुलसी, जो किरण के मन की उलझन को समझ रही होती है, सवाल का जवाब देने की बजाय उससे ही एक और सवाल कर लेती है। वो पूछती है, तेरे भाई ने सब कुछ अचानक मेरे नाम करने का फैसला क्यों किया? तो किरण थोड़ा हिचकिचाता है और कहता है, एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता भाभी। हो सकता है उन्हें लगा होगा कि इतने सालों से वो जिम्मेदारी उठा रहे थे, तो अब सब कुछ आपको देकर थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, या फिर उनको आपका स्त्री धन देना था। फिर वो एक और अंदाज़ा लगाते हुए कहता है कि उनको ये भी लगा होगा कि आप सब कुछ अच्छे से सँभाल ही लोगी। और यहीं पर तुलसी अपना सबसे बड़ा दाँव चलती है। वो किरण को एक ऐसा जवाब देती है जो उसके सारे सवालों को उसी पर लौटा देता है। वो कहती है, जब सारे जवाब तेरे पास है तो मुझको क्यों पूछ रहा है? तेरा जवाब ही मेरा जवाब है। तो किरण समझ जाता है कि भाभी उसे सीधा जवाब नहीं देने वाली। वो कहता है, पर ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ भाभी। इस पर तुलसी पूछती है, तेरे भाई ने अपना फैसला लेने के लिए कितना वक़्त लगाया होगा? तो किरण कहता है कि उसे ठीक से तो नहीं पता, पर कुछ वक़्त तो लिया ही होगा। तो तुलसी बड़ी शांति से जवाब देती है, अगर मिहिर ने फैसला लेने में इतना समय लगाया, तो ये मान ले कि थोड़ा समय मैंने भी लगाया। और फिर वो बात को खत्म करते हुए कहती है, जब फैसला ले ही लिया है तो कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। तो किरण बोलता है, नहीं नहीं भाभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तुलसी उसे इसकी मीटिंग की याद दिलाती है और ये कहकर वहां से चली जाती है कि घर पर मिलते हैं। दूसरी तरफ वृंदा, जो सब्जी लेकर घर लौट रही होती है, रास्ते में उसके फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ से आवाज आती है कि मैं मिहिर वीरानी बोल रहा हूँ। ये सुनकर वृंदा हैरान रह जाती है और साथ ही साथ खुश भी नजर आती है। मिहिर, यानी मिहिर की आवाज में कोई और उससे अंगद का हालचाल पूछता है और फिर एक ऐसी बात कहता है जो वृंदा की दिल में एक उम्मीद की किरण जगा देती है। वो कहता है, मैंने डिसाइड किया है कि तुम दोनों घर वापस आ जाओ। तो वृंदा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन अगले ही पल उसकी ये सारी खुशी एक घटिया मजाक में बदल जाती है। मेही की आवाज वाला वो शख्स कहता है, तुम लोगों के रहने का इंतजाम हो गया है, हमारा सर्वेंट क्वार्टर खाली है, वो चौल से तो बड़ा ही है।
और ये कहकर वो ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगता है और फ़ोन काट देता है। इधर वृंदा कहती है, बहुत ही घटिया मज़ाक था ये, पर मुझे पता है ये किसका काम होगा। और फिर कहानी का पर्दा उठता है उस क्रूर मज़ाक के पीछे छिपे 2 शैतानी चेहरों से, मिताली और परी। परी मिताली से कहती है कि एआई ने पापा की आवाज़ को इतनी अच्छी तरह कॉपी किया था, उसे मज़ाक को और लंबा खींचना चाहिए था। तो मिताली हँसते हुए कहती है कि उससे अपनी हँसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। वो वृंदा का फिर मज़ाक उड़ाती है कि कैसे वो घर की बहू बनने के सपने देख रही होगी और उसे रहना पड़ेगा सर्वेंट क्वार्टर में। दोनों ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगती हैं। इधर परी कहती है, "तू तो मुझसे भी ज़्यादा खराब है, तेरी वजह से मैं नर्क में जाऊँगी।" इस पर मिताली कहती है, "कोई बात नहीं, हम वहाँ भी मज़े करेंगे।" और इसी शैतानी हँसी के साथ वो दोनों वहाँ से चली जाती है। दूसरे सीन की शुरुआत होती है नोएना के घर से, जहाँ उसकी नई नौकरानी विमला अपने मज़ेदार पलों को फ़ोन पर किसी से शेयर कर रही होती है। वो बता रही होती है कि कैसे वो अपनी पहुँची हुई और चालू मालकिन नोएना के घर पर मज़े कर रही है। और फिर वो एक ऐसा राज़ खोल देती है जो शायद उसे नहीं खोलना चाहिए था। वो कहती है वो जिसके साथ बिज़नेस करती है ना, उसी के साथ चक्कर चला रही है। मीर वीरानी नाम है उसका। वो कहती है कि ऐसी औरतें अमीर लड़कों को फँसाकर उनका घर ही तोड़ देती है। लेकिन वो इस बात से अनजान होती है कि उनकी ये सारी बातें पीछे खड़ी सुचित्रा और नयना सुन लेती हैं। नयना का गुस्सा इधर 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो मिताली को आकर फौरन अपना सामान उठाकर घर से निकल जाने का हुक्म देती है और विमला जो रंगे हाथों पकड़ी गई होती है चुपचाप वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ कहानी का रुख मुड़ता है वृंदा के घर की तरफ, जहाँ सुप्रिया अंगद को खाली बैठे देखकर उसे ताना मारती है। वो उसे घर के बर्तन धोने का काम दे देती है। इधर अंगद, जो अपनी जिंदगी में शायद कभी बर्तन धोने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, अपनी भाभी की तबीयत खराब होने का बहाना सुनकर ये काम करने के लिए राजी हो जाता है। इधर सुप्रिया मनी मन हंस रही होती है और अंगद इधर बाहर बैठकर इन झूठे बर्तनों को धो रहा होता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी होती है और मोहल्ले के लोग उसे घूर रहे होते हैं। और तभी इतने में वृंदा वहां आ जाती है। अपने पति को इस हालत में देखकर उसका खून खौल उठता है। वो भागकर आकर अंगद को रोकती है और सीधा अंदर जाकर सुप्रिया से सवाल करती है। जब सुप्रिया इधर कहती है कि क्या वो मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा, तो वृंदा एक मजबूत पत्नी की तरह उसके सामने खड़ी हो जाती है। वो कहती है, आपको जो बोलना है मुझे बोलिए, लेकिन मेरे पति के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी, ना आपसे ना किसी और से। तभी सुप्रिया बोलती है, तू मुझ पर क्यों भड़क रही है, मैं तो मजाक कर रही थी। तो वृंदा सुप्रिया को उसकी इस हरकत को मजाक कहने पर फटकार लगाती है और कहती है कि वो किसी की मजबूरी का फायदा उठाने नहीं देगी। उसके बाद दूसरी तरफ बाहर आकर वृंदा अंगद से माफी मांगती है, लेकिन अंगद, जो अब जिंदगी के हर रंग को समझ चुका होता है, उसे शांत करता है। वो कहता है कि उसे भी तो अपने परिवार के लिए वृंदा से माफी मांगनी चाहिए। फिर वो कहता है, परिवार तो परिवार होता है वृंदा, और परिवार का हर मेंबर अपना ही तो है। फिर वो वृंदा की तारीफ करता है कि कैसे उसने हर हाल में उसे पॉजिटिव रहना सिखाया है। और ये सुनकर वृंदा का दिल भर आता है। वो रोते हुए अंगद के गले लग जाती है और फिर वो उसे खाना खाने के लिए अंदर ले जाती है। दूसरे सीन का रुख एक बार फिर नोएना के घर की तरफ मुड़ता है, जहाँ विमला अपना सामान पैक कर रही होती है, लेकिन उसके दिल में अपनी बेइज्जती का बदला लेने की आग जल रही होती है। वो चुपके से किचन में फिर जाती है और कुछ कीमती चांदी के बर्तन अपने बैग में छुपा लेती है और मनी मन कहती है, मुझको बाहर निकालेगी, ऐसी थोड़ी ना चली जाऊंगी मैं। इसके बाद वो बड़े ही गुस्से का नाटक करते हुए हॉल में आती है और अपनी 2 दिन की सैलरी भेजने की बात कहकर वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी मिताली दरवाजे पर आ जाती है। वो विमला को रोकती है और उससे उसका बैग दिखाने को कहती है। विमला साफ मना कर देती है, लेकिन मिताली उसे पुलिस को बुलाने की धमकी देती है और जबरदस्ती उसके हाथ से बैग छीन लेती है। और जैसे ही वो बैग खोलती है, सबके सामने वो चांदी के बर्तन बाहर आ जाते हैं। इधर नोएना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चीख कर कहती है, तुमने चोरी भी की। विमला अभी भी अपनी बेगुनाही का नाटक कर रही होती है, लेकिन अब उसकी कोई सुनने वाला नहीं होता। और फिर नोएना अपना आखिरी फैसला सुनाती है। वो सुचित्रा को पुलिस बुलाने का हुक्म देती है और जैसे ही सुचित्रा पुलिस को फ़ोन करने के लिए आगे बढ़ती है, ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।